अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम करने जा रहे हैं 12.8 की क्लास नंबर 7, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट्स। क्वाइट सिमिलर हैं दोनों पार्ट्स, इनमें सिर्फ थोड़ा खेल खेलना पड़ेगा। थोड़ी सी चीज़ें जो हमें पहले से मालूम हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये डिफरेंट भी नहीं है और डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बस थोड़े से ट्रिकी हैं। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 जो है ये पार्ट 1 ही है सिर्फ जो मैंने यहाँ किया हुआ है। एक तो आपने इसको ठीक से समझ लेना स्टेप बाय स्टेप। दूसरा पार्ट 2 खुद करने की कोशिश करनी है। हमेशा कह देता हूँ तो अब भी याद रखिएगा, खुद करने की ट्राई ज़रूर करनी है, मैं तो करवाऊँगा ही। तो जल्दी से हम पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। लिखा क्या है? प्रूव दैट, तो लॉजिक क्लियर है, प्रूव है ये या इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये उसने खुद ही बता दिया। ये बात याद रखिएगा, ये चीज़ उसने हमें चीज़ खुद ही बता दी कि ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल है। क्या होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल? सोचो ज़रा एक सेकंड के लिए, ऐसा करो, वीडियो को पॉज करो, एक सेकंड के लिए सोचो क्या होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और मैं तो बता ही रहा हूँ यार, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हों। सिंपल मतलब ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स, जिसकी तीनों एंगल्स इक्वल हों, उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। आई होप लॉजिक याद होगी या समझ आ गई होगी। कंटिन्यू करते हैं। ओके, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो पहला पार्ट क्या है? स्मॉल आर रेशो कैपिटल आर रेशो R1। ये चीज़ इक्वल आनी चाहिए 1:2:3 के। व्हाट आई मीन कि हमने इसको किस तरीके से करना है? बड़ा इजी सा मेथड है यार। पहले हमने स्मॉल आर कैपिटल आर और R1 की वैल्यूज़ को निकालना है। यही मेहनत लगेगी, मेन चीज़ यही है। फाइंड करना कोई काम नहीं है, झटपट हो जाएगा। पॉइंट क्या है? इनको फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल स्टेटमेंट। ये याद रखना है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इस शर्त के मुताबिक हमने इन तीनों को फाइंड करना है। जब ये तीनों फाइंड हो जाएंगे तो इनकी रेशोज़ निकालनी नहीं। और जब भी हमें तीन चीज़ों की रेशो निकालनी होती है, व्हाट आई मीन कि अगर कहीं लिखा हो A:B:C, तो हम क्या करते हैं? पहले निकालते हैं A:B और फिर निकालते हैं B:C और एंड पे इन तीनों को क्या कर देते हैं? कंबाइन। आई होप मेरी बात समझ आ रही हो। नहीं आ रही तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। बस ये याद रखना है कि हम जब भी करेंगे पार्ट्स में करेंगे कंबाइन। A:B ले लेंगे और B:C, यहाँ पे भी वही करेंगे। R:कैपिटल R ले लेंगे और कैपिटल R:R1 ले लेंगे और एंड पे उनको कंबाइन कर देंगे। बट फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट ऑल थ्रीज। या सो लेट्स कंटिन्यू। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स आर सेम, या सारी की सारी साइड्स सेम होती हैं। तो अगर मैं एक ट्राइंगल बना लूँ, फॉर एग्जांपल रफ सी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लूँ। ये तो डेल्टा लग रहा है यार। ओह मेरी ड्राइंग को क्या हो गया, कब ठीक होगी? ये लगता तो नहीं कभी होगी। लेट्स कंटिन्यू। तो अगर तीनों साइड्स की बात करें तो तीनों साइड्स अगर सेम हैं तो तीनों का मैंने नाम अगर A रख दिया तो नॉट अ बिग डील। मतलब तीनों सेम है तो आप A भी तीनों को कह सकते हैं, B भी कह सकते हैं और C भी कह सकते हैं। मतलब तीनों A हैं या तीनों B हैं या तीनों C हैं, दैट अप टू यू। तो मैंने A यूज़ कर लिया, आप चाहें तो A यूज़ कर लें, चाहे B कर लें, चाहे C कर लें। शर्त क्या है? तीनों सेम यूज़ करनी है। मतलब अगर B हैं तो तीनों B हैं, C हैं तो तीनों B हैं। मैंने A यूज़ किया तो तीनों A। ओके लेट्स कंटिन्यू। सो अब क्या होगा? S जब फाइंड करेंगे, देखें ना, हमने R कैपिटल R और R1 फाइंड करना है। तो हमें जो चीज़ें चाहिए वो क्या क्या हैं? डेल्टा चाहिए, S चाहिए, S-A चाहिए। तो शुरुआत करते हैं S से। ठीक है, शुरू करते हैं। S इज इक्वल टू तीनों का एडिशन, 3 साइड्स ऑफ एडिशन, A+B+C। ट्राइंगल की तीनों साइड का एडिशन और 2 पे डिवाइड, यही होता था ना, तो वही तो हुआ A+A+A/2। सो विच इज़ इक्वल टू 3A/2। तो ये हमारा S आ गया, ये हमारे S भाई साहब आ गए। नाउ वी आर गोइंग टू find out delta, yeah, but this time delta is also going to be different. Square root S into S minus A, S minus A, S minus A. Why? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ तीनों साइड्स A B C नहीं हैं। A B और C तीनों की जगह पे क्या आने वाला है? A, बिकॉज ऑल साइड्स आर सेम, बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आई होप ये लॉजिक और थ्योरी समझ आ रही है। जिन्हें नहीं आ रही उनके लिए सजेशन है कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की स्टेटमेंट्स को गूगल से सर्च ज़रूर कर लें, ताकि आपको फिर से याद आ जाए अपना बचपन कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती थी, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती थी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कंटिन्यू करें या बहुत सिंपल सा काम है। S-A इज़ 3 टाइम्स, सो उन्हें लिख दीजिए, उनकी पावर क्या आ गई? 3। बट हमें डेल्टा फाइंड करना है यार, तो S की वैल्यू क्या करेंगे? पुट कर देंगे सिंपली। तो S की जगह 3A/2 और S की जगह 3A/2। अब ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज़, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वाइट ईजी। 3A/2 इज स्टिल देयर, 3A - 2A 2A और नीचे आ गया 2। आई होप यहाँ तक क्लियर है। लेट्स कंटिन्यू।
3a/2, ऊपर क्या हुआ 3a में से 2a गए तो क्या बचा a/2। आई होप ये भी क्लियर होगा। पावर्स को ओपन कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, आप चाहें तो 2 स्टेप्स में कर सकते हैं। व्हाट आई मीन कि अगर मैं इनकी पावर्स को यहाँ पे ओपन कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि a के ऊपर भी पावर 3 आ जाएगी, 2 के ऊपर भी पावर 3 आ जाएगी। आई होप मेरी बात को समझ रहे होंगे आप, समझ आ रही होगी ना बात। या तो अब इसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट्स हैं तो मल्टीप्लाई हो गए। सो 3 ऊपर वाली से a की 1 और a की 3 क्या हो गई, a की 4, और नीचे आ गया 2 की 3 और 2 की 1 क्या हो गया 2 की 4। एक स्टेप इसलिए खाया जगह बचाने के चक्कर में, जगह थोड़ी कम लग रही थी मुझे जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, तो मैंने फिर 1-2 स्टेप्स बीच बीच में स्किप कर दिए, खा गया मैं। यहाँ तो आप समझ जाइएगा। देखिए क्या किया, 3 एज इट इज़, a की 1 और a की 3 हो गई a की 4, और नीचे 2 की पावर 1 है तो 1 और 3 क्या हो गई 4। आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब क्योंकि स्क्वायर रूट है तो हम जानते हैं स्क्वायर रूट क्या करता है, पावर को हाफ कर देता है, तो उसके अकॉर्डिंग 3 के ऊपर से तो नहीं जाने वाला, यानी कि √3 इज़ स्टिल देयर। a की पावर 4 थी तो 4 का स्क्वायर रूट काटेंगे तो क्या आएगा, a की 2 आ जाएगी। 2 की पावर 4 है, इसका स्क्वायर रूट कटेगा तो पावर क्या आ जाएगी 2। करके दिखा देता हूँ, फिर मैं इरेज कर दूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर लिखा हो √3, a की 4 के ऊपर स्क्वायर रूट है, सबके ऊपर अलग अलग ले लेता हूँ, और एक स्क्वायर रूट है। अब क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ये मैं इसको रिपीट करके थोड़ा डिफाइन कर दूँ ताकि ये कैसे होगा जिन्हें समझ नहीं आ रही आ जाए। वैसे मुझे पता है काफ़ियों को आगी होगी। a की 4 है ना, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि a की 4 को डायरेक्ट नहीं करता, पावर लिख लेता हूँ, और नीचे भी 2 की 4 है ना तो स्क्वायर रूट की पावर लिख लेता हूँ। अब तो समझ आ गई होगी यार। तो स्क्वायर रूट की वजह से पावर जो हैं वो कट गई, तो यही तो मैंने लिखा √3 a² और 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 क्या होती है, या माई फ्रेंड्स को समझ आ गई होगी, या माई फ्रेंड्स गॉट इट नाउ। सो √3 a² और नीचे क्या आ गया 4। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर इसको सॉल्व करें तो घूम फिर के यही बनेगा, ठीक है। तो जिन्हें कन्फ्यूजन हो रही है वो ये नोट कर सकते हैं, बट डायरेक्ट अब कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर है यार, ये 8-7 नहीं है, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिस अब होनी चाहिए, अगर नहीं है तो इतनी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए ताकि आपकी स्किल इतनी डेवलप हो जाए। सो लेट्स कंटिन्यू। डेल्टा क्या आ गया हमारा, √3 स्क्वायर रूट यानी कि 3a²/4। कंटिन्यू करें। वो स्क्वायर रूट को ना अंडर रूट कहने की आदत सी पड़ गई है, इसलिए मैं समटाइम मिस्टेक कर जाता हूँ, पर आपने वही कहना जो आपको समझ आता है। डेल्टा इज √3 a²/4 एंड s इज इक्वल टू 3a/2। तो ये डाटा हमारे पास अब आ गया। इससे हम स्मॉल r और कैपिटल R फाइंड कर सकते हैं, तो करते हैं ना। सो नाउ फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी फाइंड स्मॉल r विच इज इक्वल टू डेल्टा/s। तो और r आ गया। डेल्टा किसके इक्वल है, √3 a²/4, तो डेल्टा की जगह आ गया √3 a²/4। ये वाला जो फ्रैक्शन का साइन है ये फ्रैक्शन आ गई, और नीचे क्या पड़ा s किसके इक्वल है 3a/2, और s की जगह आ गया 3a/2। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सिर्फ वैल्यूज़ को पुट किया, कुछ नहीं किया और, ठीक है। अब डिफाइन करना है, सॉल्व करना है। तो जब हम जानते हैं कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो, अगर हम उसे ऊपर ले आएँ तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है और उलट हो जाती है। क्यों, तो पता होगा ना व्हाट आई मीन कि अगर कहीं लिखा हो a/b डिवाइडेड बाय b/c, तो अगर मैं उसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँ, इस चीज़ को मल्टीप्लाई, तो वो पलट जाएगा। आई होप ये पता होगा ना। तो डिवीजन का मतलब तो यही है ना यार कि जैसे कहीं लिखा हो, आई होप ये बात समझ आ गई होगी। मैं फिर भी डिफाइन कर देता हूँ उनके लिए जो मेरी तरह के थोड़े से डल स्टूडेंट हैं यार, जिन्हें समझ जल्दी नहीं आती, उनके लिए माजरत और बाकियों के लिए बर्दाश्त। ओके, तो अगर लिखा हो a/b c/d, तो एक्चुअल में ये क्या हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं, जो मैंने पहले स्टेप लिखा था। तो अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाऊंगा तो ये उलट जाएंगे। और सॉरी, ये मैंने गलत लिखा है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। अगर ये चीज़ ऐसे लिखी हो a/b और c/d, तो c/d जब ऊपर जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, d/c बन जाएंगे। यार इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसके बाद इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैं सिर्फ समझाने के लिए ये इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको ना समझ आ जाए। मेहनत क्या, समझ आनी चाहिए। अगर लिखा हो a/b डिवाइडेड बाय c/d, तो अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाऊँ तो ये पलट जाएंगे, d/c हो जाएंगे। ये क्योंकि ये चीज़ बार बार होने वाली है, इसलिए मैंने एक दफ़ा आपको सोचा डिफाइन कर दूँ। सो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो ये जो डिवाइड हो रहा है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये पलट जाएंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 3a नीचे आ जाएगा। आई होप ये स्टेप क्लियर होगा। ये चीज़ पहले आ गई और ये जो डिवाइड हो रहा था ये ऊपर जाके पलट गया, 2 ऊपर आ गया, 3a नीचे आ गया। बस ये एक लॉजिक है, एक रूल है, ऐसे हो जाता है। डिफाइन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है। बस इस तरीके से समझ लीजिए कि ऐसे हो गया, क्योंकि फिर क्वेश्चन रह जाएगा और हम उन कामों में ही लग जाएंगे। ओके, अब आगे क्या होने वाला है, सिंप्लीफिकेशन होने वाली है, कटिंग। सो 2 1 द 2, 2 2 द 4। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, यहाँ समझाना चाहूँगा आपको। ये a
और एक a, यानी ऊपर क्या बचा, इस स्टेप के बाद ना ये वाला स्टेप कर लीजिएगा 3 स्क्वायर रूट 3, ये वाला a, ऊपर कोई चीज़ नहीं बची, नहीं, नीचे क्या आ गया, ये वाला 2 और ये वाला 3। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने ये देखा कि ऊपर है स्क्वायर रूट 3 और a, नीचे है 2 और ये जो 3 है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 3। जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर हम 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 3 को सॉल्व करें तो वो क्या बनता है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो वो क्या आएगा 3। तो इसका मतलब 3 को हम 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं और 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 3 को 3 लिख सकते हैं। सो मैंने क्या किया, 3 को 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 3 लिख दिया। इससे क्या होगा, एक स्क्वायर रूट 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा a/2 अंडर रूट 3। आई होप मेरी बातें समझ आ रही हैं, मैं कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाह रहा। एक्चुअली ये ना स्टेप अब फर्स्ट ईयर लेवल पे ना इतने मैथमेटिक्स की स्किलफुल आ जाती हैं चीज़ें कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, ज़रा सुनिए, डायरेक्ट कैसे करेंगे। 2 1 2 2 2 4 नीचे आ गया 2, a में से a स्क्वायर गए तो ऊपर बचा a, नीचे 3 है, इसका मतलब ये 2 स्क्वायर रूट 3 हैं, तो एक स्क्वायर रूट 3 में से एक स्क्वायर रूट 3 गया तो नीचे बचा एक स्क्वायर रूट 3। यार जिन्हें नहीं समझ आ रही उनके लिए सॉरी, और जिन्हें समझ आ रही वेल एंड गुड, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितनी ज़्यादा करते जाएंगे उतना आता चला जाएगा। अगर कहीं 3 लिखा हो तो इसका मतलब वो 2 स्क्वायर रूट 3 हैं, तो एक स्क्वायर रूट 3 एक स्क्वायर रूट 3 से कट गया तो बचा क्या, नीचे एक स्क्वायर रूट 3। आई होप स्मॉल आर आपने फाइंड कर लिया होगा, वरना स्टेप्स कर लीजिएगा। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है नो प्रॉब्लम, आप सिंपलीफाई करके पूरे स्टेप्स कर लें, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। सो स्मॉल आर आ गया, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड कैपिटल R विच इज़ इक्वल टू ABC/4 डेल्टा, बट हेयर इज़ अ डिफरेंट केस, यू नो दैट कि यहाँ पे ABC नहीं है, यहाँ पे तीनों A हैं, तो ABC की जगह A और A ही आएंगे। नीचे 4 डेल्टा, तो 4 और डेल्टा की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर ओवर 4, तो क्या हुआ, ये 4 भाई साहब इस 4 से कट आउट हो गए, बचा क्या, a की पावर 3 नीचे स्क्वायर रूट 3 और ये a का स्क्वायर। अब क्या होगा, या 3 में से 2 गई तो कितनी बची, सिर्फ a, तो कैपिटल R आ गया a/√3। एंड आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आई होप, ठीक है। कंटिन्यू करें, या अब मुझे थोड़ी जगह क्लियर करनी पड़ेगी ताकि आपको एक दो चीज़ें और बता सकूँ, क्योंकि मैंने ये वाला जो स्टेप है थोड़ा सा डायरेक्ट किया, उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि ये मैंने कैसे किया। तो जो चीज़ें मैंने लिखी थी, अगर कोई नोट करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके या पीछे करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ी आदत है बोर्ड को साथ साथ साफ रखने की, बस एक हैबिट बनी है यार, सॉरी। लेट्स कंटिन्यू। सो स्मॉल r इज़ हेयर, capital R is here. Now we are going to find R1, small r1, yeah. So R1, as we know that delta over S minus A. We are having delta actually, delta square root 3A square over 4. And S minus A means S is equal to 3A over 2. Put all the values. 3A over 2 minus, और A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A की तो वैल्यू नहीं होती, A तो खुद एक वैल्यू है, तो A आ गया। यार इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए मैंने इधर जगह खाली की है कि अगर मैं डायरेक्ट कर दूँ, ये S माइनस A फाइंड करने लगा हूँ क्लास, ठीक है। S माइनस A का मतलब 3A/2 माइनस A, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 3A माइनस 2A/2। मुझे पता है ये यहाँ पे हुआ हुआ है, पर मैं फिर भी करके दिखाना चाह रहा हूँ। ये मुझे पता है एंड पे क्या आना है, A/2, जैसे यहाँ पे आया हुआ है, पर मैं चाह रहा हूँ आप कर लें। देखें S माइनस A, S का मतलब 3A/2 माइनस, और A की वैल्यू 2A का 2A और नीचे क्या आ गया 2। आई होप समझ आ रही। देखें 3A माइनस 2A का 2A और नीचे क्या आ गया 2। 3A में से 2A गए तो क्या बचा A और नीचे आ गया 2। तो भैया जी 3A माइनस A/2 इसकी जगह पे आ गया A/2, जैसे यहाँ पे आया A/2। आई होप अब तो 100% क्लियर हो गया होगा, जिन्हें कोई भी कन्फ्यूजन है वो दूर होगी। कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ऊपर वही है, ऊपर कुछ चेंज नहीं किया। देखें ज़रा, स्क्वायर रूट A स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर रूट A स्क्वायर ओवर 4, ऊपर वही है, नीचे क्या आ गया S माइनस A की जगह A/2। कंटिन्यू करते हैं, फिर वही काम, स्क्वायर रूट 3A स्क्वायर ओवर 4, और ये जब डिवाइड हो रहा मल्टीप्लाई होगा तो 2/A हो जाएगा। आई होप अब तो क्लियर हो रहा होगा यार, या सो लेट्स कंटिन्यू। तो A स्क्वायर में से A के गया 2 1 2 2 2 4, तो बचा क्या क्लास, बचा हमारे पास स्क्वायर रूट 3A और नीचे क्या आ गया 2। R1 अब फाइंड हुआ। तो तीनों चीज़ें आई होप आपको समझ आ गई हों कि मैंने कैसे फाइंड की हैं। आगे वाला काम बहुत इजी है, मेन चीज़ यही थी, इन तीनों को फाइंड आउट करना। लिटरली आगे बहुत इजी है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। मैं सजेस्ट करूँगा अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रही है कि यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम फील हुई है, तो वीडियो को पीछे कर लें, ताकि अब यहाँ तक जब भी आएँ फुल श्योर होंगे यार ये तो आ गया, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। नाउ अब हमने, जैसे मैंने पहले कहा था, 1/1 रेशो लेनी है, तीनों रेशो इकट्ठी नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे, पहले रेशो लेंगे
स्मॉल आर रेशो कैपिटल आर, और फिर रेशो लेंगे कैपिटल आर रेशो R1, और फिर उनको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो मैं वही करता हूँ, पहले लेता हूँ स्मॉल आर रेशो कैपिटल आर, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, R ओवर R। यानी कि अगर कहीं लिखा हो A रेशो B, तो एक्चुअल में उसका मतलब होता है A ओवर B, क्योंकि आपको ये दोनों साइंस पता होने चाहिए। इस साइन का मतलब होता है, इस साइन का मतलब होता है ओवर, और इस साइन का मतलब होता है इज इक्वल टू। ठीक है, ये हमने याद रखनी है चीज़ें जी, कि अगर सिंगल रेशो हो तो उसका मतलब है फ्रैक्शन, और डबल रेशो हो तो मतलब है इज इक्वल टू। आई होप मेरी बातें समझ आ रही हैं यार, मैथमेटिक्स साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ बताता रहूँ। लेट्स कंटिन्यू। सो स्मॉल आर रेशो कैपिटल आर विच इज़ इक्वल टू R ओवर R, तो स्मॉल r की वैल्यू है 9 सॉरी मैंने भी लिखा ही ऐसे है जैसे 9 लग रहा है, मुझे भी 9 लग रहा है। सो स्मॉल r की वैल्यू है A ओवर 2 अंडर रूट 3, देखें ज़रा स्मॉल r कहाँ है, A ओवर 2 अंडर रूट 3, और कैपिटल R की वैल्यू है A ओवर स्क्वायर रूट 3। कहाँ है कैपिटल R साहब, ये है कैपिटल R साहब, A ओवर स्क्वायर रूट 3। आई होप बातें समझ आ रही हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। वही वाला स्टेप, डिवाइड हो रहे हैं ना यार, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, यानी ये वैल्यू एज इट इज़, डिवाइड के नीचे जो वैल्यू है ये जब मल्टीप्लाई होगी तो पलट जाएगी, स्क्वायर रूट 3 ऊपर A नीचे। आई होप अब क्लियर है। ठीक है, सिंपल काम, A से कट आउट, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 से कट आउट, बचा क्या 1 ओवर 2। ये आपका स्मॉल रेशो कैपिटल स्मॉल r कैपिटल R की रेशो आ गई 1 ओवर 2। तो क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, तो इनको लिखेंगे अब दोबारा कैसे, क्योंकि हमें तो रेशो में लिखना है ना, तो हम इनको भी रेशो में ही लिखेंगे कि जैसे ये था फ्रैक्शन में, तो इसको लिखेंगे सो स्मॉल r रेशो कैपिटल R विच इज़ इक्वल टू 1 रेशो 2। तो आई होप मेरी बातें समझ आनी शुरू हो गई हैं आपको। ठीक है, ये पुराना काम है, 7 क्लास में भी किया हुआ है, या 8, 9, 10 में भी इसको हमने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, बट क्योंकि भूल जाता है, पूरी तरह याद नहीं रहता, तो इट्स ओके। लेट्स कंटिन्यू नाउ। अच्छा, ये चीज़ आ गई स्मॉल r कैपिटल R। अब कैपिटल R और R1 फाइंड करना है। आप सोच रहे होंगे सर बहुत स्लो बता रहे हैं, इतनी आसान सी चीज़ें, जल्दी बताओ ख़त्म करो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये उनके लिए स्लो होता हूँ जिन्हें कन्फ्यूजन होती है, जो मेरे जैसे थोड़े से वीक स्टूडेंट्स होते हैं, डल स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। लेट्स कंटिन्यू। अब कैपिटल R और R1 विच इज़ इक्वल टू कैपिटल R ओवर R1 तो सॉरी, अब कैपिटल R किसके इक्वल है, A ओवर स्क्वायर रूट 3, और R1 किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3 A ओवर 2। ठीक है, मैंने सिर्फ वैल्यूज़ पुट की हैं, या कैपिटल R की ये वैल्यू पुट कर दी और R1 की वैल्यू ये पुट कर दी, अभी और कुछ भी नहीं किया। कंटिन्यू करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ A ओवर स्क्वायर रूट 3, जो चीज़ डिवाइड हो रही है जब वो मल्टीप्लाई होगी तो पलट जाएगी, 2 ऊपर स्क्वायर रूट 3 A नीचे। आई होप अब तो क्लियर होगा। आई होप 2 A से कट गया, ऊपर क्या आया 2, और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं नीचे क्या है स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3। अगर इन दोनों को कंबाइन करूं तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये कट आउट होकर क्या आ जाएगा 3, तो स्क्वायर रूट 3 एक्चुअल में क्या आ गया 3। अब आपको ना ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट कर सको कि ये 2 है, 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 3 का मतलब है 3। या इट्स डन। ओके, लेट्स कंटिन्यू। फाइंड क्या कर रहे हैं, कैपिटल R और R1 की रेशो। तो कैपिटल R R1 की रेशो क्योंकि फ्रैक्शन में थी तो ऐसे लिख दिया, वैसे ये दोनों फ्रैक्शन में थी तो इनको भी रेशो में लिख दिया 2 और 3। अब क्या करेंगे, इसको 1 कह देते हैं, इसको 1 और इसको कह देते हैं 2, और क्योंकि सारी चीज़ें आ चुकी हैं, नाउ कंबाइनिंग R1 एंड कंबाइनिंग 1 एंड 2 R, मैंने वैसे ही बोल दिया। 1 और 2 को कंबाइन करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने स्टार्ट पे बताया था कि हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिर से डिफ़ाइन कर देता हूँ। बोरिंग होता जा रहा है, जितना ज़्यादा डिफ़ाइन करता जा रहा हूँ, पर समझने के लिए ज़रूरी है कि अगर कहीं लिखा हो R कैपिटल R और R1, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको क्रिएट करूँगा और फिर इसको क्रिएट करूँगा, और जब इन तीनों का आंसर आ जाएगा तो तीनों को इकट्ठा कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पे वही करना है, मैंने पहले R और कैपिटल R को इकट्ठा किया, फिर कैपिटल R और R1 को इकट्ठा किया, और तीनों का आंसर इकट्ठा कैसे लिखेंगे, 1:2, और इसका आंसर क्या है 2:3। तो जो बीच वाली वैल्यू है जो दोनों में आ रही है, यानी इसमें भी आ रही है इसमें भी आ रही है, वो सेम रहेगी। आई होप मेरी बात समझ आ रही हो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे स्मॉल r की वैल्यू क्या आई 1, कैपिटल R चाहे इसमें है या इसमें है, उसका आंसर क्या बनता है 2, तो वो आ गया 2, और R1 जो कि इसी में है वो क्या आता है 3, तो उसकी जगह 3। तो तीनों को इकट्ठा लिखेंगे तो इकट्ठा हैंस प्रूव हो जाएगा कि R कैपिटल R R1 विच इज़ इक्वल टू 1 2 3। एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पाया उस क्वेश्चन को समझने में। पार्ट नंबर 2 खुद करने की कोशिश करें। वेलकम बैक, क्लास स्टार्ट करने लगे हैं पार्ट नंबर 2। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पार्ट नंबर 2 के लिए मैंने कोई खासी मेहनत नहीं की। एक्चुअली सिर्फ बात ये है कि अगर आप देखें तो रिक्वायरमेंट है वही वाली, प्रूव दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहली स्टेटमेंट तो सेम होगी कि प्रूव
के अंदर ये बता दिया गया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि ए। लेट्स कंटिन्यू। फाइंड आउट क्या करना है, वही चीज़ें आर, कैपिटल आर, R1, R2, R3। तो चेंज कहाँ आया, सिर्फ यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग हमने अपनी रेशियोज़ को प्रूव आउट करना है। बहुत ही इजी सा काम है, मैंने बहुत सोच समझ के आपको इस तरीके से बताना है कि आपने इस तरीके से फॉलो अप करना है। देखें, स्मॉल आर, कैपिटल आर, R1, R2, R3 ये डिफरेंट तब होते हैं जब R1, R2 और R3 में डेल्टा ओवर S माइनस ए, डेल्टा ओवर S माइनस बी, डेल्टा ओवर S माइनस सी आए। बट हेयर इज़ अ डिफरेंट केस। यहाँ पे क्या है कि डेल्टा ओवर S माइनस बी नहीं है, डेल्टा ओवर S माइनस सी नहीं है, वो भी ए ही है। तो एक्चुअल में अगर आपने डेल्टा ओवर S माइनस ए फाइंड कर लिया है, डेल्टा ओवर S माइनस ए फाइंड कर ली, तो आप डेल्टा ओवर S माइनस बी लिखोगे तो बी की जगह फिर से क्या आएगा, ए, बिकॉज हमारे पास तीनों साइड्स क्या हैं, ए हैं। आई होप मेरी बात समझ आ रही है कि बी की जगह भी ए आएगा, सी की जगह भी ए आएगा, तो फाइनली आंसर R1 का, R2 का और R3 का सेम ही आएगा। आई होप लॉजिक समझ आ रही हो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखें, आपकी स्टेटमेंट में लिखा है स्मॉल आर, कैपिटल आर, R1, R2 एंड R3। आपने प्रूफ करना है ये रेशो इसके इक्वल है। रेशो प्रूफ करने की बात तो बाद में, पहले हमें ये चीज़ें पूरी करनी है। तो उसके लिए जो स्टार्टिंग पे प्रोसीजर और मेथड है, देखिए मैंने इरेज नहीं किया, वही का वही लिखा हुआ है। एस क्या होगा, एडिशन ऑफ 3 साइड्स डिवाइडिंग बाई 2, तो ऐसा आ गया। डेल्टा का वही प्रोसीजर, सेम वैसे ही डेल्टा आ गया, स्मॉल आर आ गया, वैसे ही उसी प्रोसीजर से कैपिटल आर आ गया, उसी प्रोसीजर से R1 आ गया, उसी प्रोसीजर से ये वही लिखा हुआ है। यहाँ तक मैंने इरेज तक नहीं किया, इतना सेम है। अब चेंज कहाँ आया, R1 के बाद यहाँ R2 और R3 की इंक्रीमेंट हो गई, यानी ये चीज़ें भी आ गई जो पिछले पार्ट के अंदर नहीं थी। तो R2 और R3 जो मैंने कहा आपसे कि R2 का मतलब क्या होता है, डेल्टा ओवर S माइनस बी। तो सिंपल सी बात है यार, यहाँ B तो है नहीं, देखें ना यहाँ B कहाँ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स भी A हैं, तो B को रिप्लेस कर देंगे फिर से A से। तो डेल्टा ओवर S माइनस ए, ये तो हमें पहले ही पता है, ठीक है। तो डेल्टा ओवर S माइनस ए का आंसर क्या है, स्क्वायर रूट 3/2। तो बस पुट कर देंगे डेल्टा ओवर S माइनस ए की जगह स्क्वायर रूट 3/2। तो ये आंसर कंसीडर होगा किसका, R2 का। सेम एज इट इज़ द केस विद R3। डेल्टा ओवर S माइनस सी की जगह फिर से A आ गया, इसकी वजह से डेल्टा ओवर S माइनस ए का आंसर फिर से वही टेक किया जाएगा जो कि स्क्वायर रूट 3/2 है। तो ये भी कंसीडर होगा R3। मेरी ख्याल से मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है, कि हम ना रिप्लेस करी जा रहे हैं, B की जगह भी A, C की जगह भी A, क्योंकि सारी की सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो जब R2 और R3 हम फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, रेशियोज़ को फाइंड करना। तो आप देख सकते हैं मैंने इस साइड पे भी रेशियोज़ को फाइंड किया हुआ और इस साइड पे भी, सिर्फ आपको सिंपलीफाई करने के लिए कि ये बहुत सेम आने वाली है। कैसे कि अगर आप गौर करें तो मुझे R और R1 का रेशो निकालना है, जो कि मैं पहले भी निकाल चुका हूँ, फिर कैपिटल R का R1 के साथ। क्योंकि R1 का आंसर, R2 का आंसर, R3 का आंसर तीनों का सेम है, तो हमें फर्दर फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, कैपिटल R और R1 की रेशो लेंगे तो आंसर वही आएगा। अगर मैं कैपिटल R की R2 के साथ रेशो लेता हूँ तो भी सेम आएगा, कैपिटल R की R3 के साथ रेशो लेता हूँ तो भी आंसर सेम आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि इन तीनों का आंसर सेम है। अगर कहीं लिखा हो 2/4, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 है, ये 4 है, तो अगर मैं इनकी रेशो लेता हूँ तो आंसर आएगा 1/2। फिर ये 2 है, ये 4 है, तो फिर आंसर 1/2। ये 2 है, ये 4 है, फिर आंसर 1/2। पॉइंट ये है क्योंकि R1, R2 और R3 तीनों का आंसर क्योंकि सेम है, इसलिए हम फर्दर रेशोज़ मैं फाइंड आउट नहीं करता, मैं लिख देता हूँ सेम फॉर R2, R3। मैंने पहले कुछ और लिखा था, उसकी जगह मैंने ये रिप्लेस करके लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप यही नोट कीजिएगा और यही लिखिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। कंटिन्यू करते हैं। नाउ R ओवर कैपिटल R, A/2√3, कैपिटल R A/3। मैंने सिंपली वैल्यूज पुट किए हैं यार और कुछ नहीं किया। स्मॉल r की वैल्यू A/2√3 और कैपिटल R की वैल्यू A/√3। सिंपली पुट कर दिया। अब क्या होंगे, पलट जाएंगे, A/2√3 अपनी जगह और √3 ऊपर और A नीचे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कंटिन्यू करते हैं। देखें A से कट आउट हो गया, √3 से कट आउट हो गया, बचा क्या 1/2 विच इज़ इन रेशो फॉर्म 1/2। तो ये चीज़ आ गई 1/2। अब ये आ गई तो कैपिटल R और R1 को ले लीजिए, कैपिटल R और R1 को ले लिया तो कैपिटल R A/√3, R1 √3 A/2। फिर पलटा देंगे A/√3 मल्टीप्लाई 2 ऊपर चला गया, √3A नीचे आ गया। थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्वेश्चन 1 की भी आपने सेम यही चीज़ें की हैं। कंटिन्यू करते हैं। कट आउट हो गया, ऊपर क्या आ गया 2, नीचे 3 और 3 स्क्वायर रूट में है तो मिलके क्या बन गए सिर्फ 3, तो उसको लिख देंगे रेशियो फॉर्म में विच इज़ इक्वल टू 2/3। तो जब ये आ जाएगा ना R1 के साथ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि R1 का जो आंसर है वही R2 का, वही R3 का, तो हम लिख सकते हैं सेम फॉर R2 एंड R3।
आई होप मेरी बात समझ आ रही है। कन्फ्यूजन हो रही हो ना तो प्रैक्टिस करके देख लेना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कैपिटल R का R1 से रेशो लूँ, R2 से रेशो लूँ, R3 से रेशो लूँ, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू नाउ R रेशो कैपिटल R रेशो R1 R2 एंड R3 हम लिख सकते हैं। स्मॉल r और कैपिटल R की रेशो आई 1:2, कैपिटल R और R1 की रेशो आई 2:3, और आगे सेम क्योंकि आने वाली है इसलिए R2 और R3 को हमने खुद से अज्यूम करके लिख दिया रेशो 3 एंड 3। आई होप मैं आपकी इस क्वेश्चन में भी हेल्प कर पाया हूँगा। कुछ ना कुछ तो आपकी मदद होगी इसको समझने में। बेटर यही होगा आप इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लें। मैंने इस साइड पर रफली इसलिए कर दिया कि समटाइम क्या होता है कि हम बोर्ड में जब क्वेश्चन करते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाह रहा था, तो ये वाला प्रैक्टिस फॉलो कीजिएगा। ये क्या है प्रैक्टिस कि अगर आपने रफ वर्क करना है तो शीट के एंड पे ना करिए, क्या कीजिए उसी शीट के बीच में पेज लाइन लगाइए और जहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं इधर लाइन लगा के उसकी राइट साइड पे आप या लेफ्ट साइड पे, डैट अप टू यू। राइट साइड ही ज़्यादा यूज़ होती है रफ वर्क के लिए, तो आप क्या किया कीजिए शीट के एंड पे बेशक कर लें, नो प्रॉब्लम, लेकिन बेटर वे ये है उसी शीट के अंदर लाइन लगाएं और उस साइड पे रफ वर्क कर लिया करें, ताकि जब पेपर पैटर्न के अंदर ऐसे आप करें तो उसको शो हो रहा हो कि इस बच्चे ने प्रैक्टिस ज़्यादा की हुई है, ये इसकी जो रफ वर्क की प्रैक्टिस है वो भी बेटर है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आप उसी पेज पे करने की आदत खुद को डाल लेते हैं, इससे क्या होता है आस्ता आस्ता गलतियाँ जो हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं, मतलब होती नहीं है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। बाकी अप टू यू, आप जैसा करना चाहें वैसे ही करें, मैं ऐसे ही करता हूँ। मेन क्वेश्चन के अंदर साइड पे एक लाइन लगा के प्रैक्टिस वर्क में थोड़ा सा पार्ट कर लेता हूँ। तो आई होप मैं इसमें आपकी थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर कर पाया हूँगा। अगर कर पाया हूँ तो दूसरों की हेल्प भी ज़रूर कीजिए और ख़ुद की हेल्प भी ज़रूर कीजिए और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको खुश रखिए और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।